दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे बाज़ार से। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50। आज काफ़ी अच्छा खासा 1.17% माइनस में गिर करके बंद हुआ है, जो करीब 12 से 15 दिन ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में कोई खास गिरावट नहीं हो रहा था और ये कंटिन्यू 25,000 से ऊपर जो है सस्टेन कर रहा था। आज इसमें अच्छा खासा गिरावट देखा गया, 292 पॉइंट गिरावट में होकर के बंद हुआ है। तो आज लगभग मैक्सिमम पोर्टफोलियो में जो है माइनस में ही देखा गया होगा। जिनके पास भी पोर्टफोलियो होगा तो उनका भी आज सबका लगभग माइनस में ही पोर्टफोलियो आज बंद हुआ है। कुछ ऐसे ही गिने चुने पोर्टफोलियो होंगे जिनका पोर्टफोलियो आज ग्रीन में बंद हुआ होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखेंगे हम लोग गिरावट के पीछे क्या रीज़न है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे मनी कंट्रोल का यहाँ न्यूज़ है। देखेंगे क्लोजिंग बेल निफ्टी एट 24,850, सेंसेक्स टैंक 1,017 पॉइंट, ऑल सेक्टर इन द रेड। तो आज करीब करीब सारे सेक्टर जो है रेड में ही बंद हुए हैं। बिगेस्ट निफ्टी लूजर इंक्लूड एसबीआई। एसबीआई का आज कुछ न्यूज इससे संबंधित था, जिस कारण जो है आज का सबसे बड़ा लूजर जो है एसबीआई ही रहा है। एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड बीपीसीएल। तो खास करके बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंस से रिलेटेड थे वो आज दबाव में परफॉर्म कर रहे थे। वाइल गेनर वेयर एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, एलटीआई माइंट्री एंड डिविस लेबोरेटरीज। तो ये जो है आज के ये जो है गेनर थे। ऑल द सेक्टरल इंडाइसिस इंडेड इन द रेड विथ क्योटो पीएसयू बैंक। तो आज की जो मैक्सिमम सरकारी जो कंपनियां थी, पीएसयू जो भी बैंक थे, वो लगभग आज रेड में बंद हुए थे। और इसके पीछे का रीज़न था एसबीआई बैंक। तो एसबीआई एक पीएसयू बैंक है और ये सबसे लीडर है। पीएसयू बैंक में सबसे लीडर एसबीआई है। और जब एसबीआई ही माइनस में परफॉर्म की तो देख कर के इसके नीचे वाले जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे वो लगभग आज माइनस में ही परफॉर्म कर रहे थे। तो इसके आज 3-4 मुख्य कारण थे। आज जो बाज़ार जो है दबाव में रहा, इसका मुख्य 3-4 कारण था, जिसमें से एक कारण जो सेबी के जो अध्यक्ष हैं उन पर जो हिंडनबर्ग का जो आरोप लगा था, स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू कुछ न कुछ उन पर एलिगेशन लग रहा है। और इस सेबी के जितने भी एम्प्लाई हैं वो भी उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ उनके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट भी ऐसा दे रहे हैं और उनके रिजिग्नेशन से रिलेटेड डिमांड कर रहे हैं। तो जिसके कारण ये दबाव बना कई दिन से कंटिन्यू देखा जा रहा है। इसमें एक और कांग्रेस जो पार्टी है अगेंस्ट जो है अभी, मतलब अपोजिशन में बोलेंगे, अपोजिशन में जो गवर्नमेंट का बैठी हुई है कांग्रेस, तो आज कांग्रेस के तरफ से भी सेबी चीफ से रिलेटेड जो है डिमांड किया गया है, एलिगेशन उस लगाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा कारण बैंकिंग से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कस किए। तीसरा कारण जो एक ब्रोकर है, वो ब्रोकर भी जो है फाइनेंस जो कंपनियां हैं उसको काफ़ी रेट जो है कट किया है, ये भी एक कारण है। और एक महत्वपूर्ण कारण आज जो है अमेरिका से है, जो लेबर मार्केट से रिलेटेड आज डाटा आने वाला है और इस डाटा के अनिश्चितता के कारण भी आज ये दबाव देखा गया मार्केट में। और आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था, इस कारण भी देखा गया कि आज प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हुआ। तो आज जो है मार्केट करीब करीब बेयर के ही हाथों में था और अच्छा खासा आज बेयर मार्केट को तोड़े हैं। 1.17% निफ्टी में और सेंसेक्स में भी करीब इसी के आसपास गिरावट हुई है, जो काफ़ी दिनों से ग्रीन में ही देखा जा रहा था और ये 25,000 से ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो आज जो है 24,852 पे ये निफ्टी क्लोज हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ी कुछ कंपनियों के बारे में। तो ये प्रीमियम एनर्जी जो 3 तारीख को मार्केट में लिस्टेड हुई है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और ये कंपनी 450 पे अपना आईपीओ लाई थी और लिस्टिंग के दिन ही ये जो है 990 के आसपास कंपनी लिस्ट होती है। फिर इसके बाद गिरावट में जाती है, करीब 800 के आसपास जाती है।
फिर इसका एक कल न्यूज़ जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से इसको सोलर पंप से रिलेटेड एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ 215 करोड़ का। उसके बाद से जो है ना कल तेज़ी 20% की थी और आज भी अच्छा खासा तेज़ी इसमें क्लोजिंग होते समय 9% क्लोजिंग के साथ क्लोज हुई है। बट इन मार्केट जब ट्रेडिंग टाइम था उसमें करीब ये 12, 13, 14, 15% तक आज भी ये ऊपर गया था। बट क्लोज होते होते ये जो है मार्केट के दबाव के कारण 9% पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है और कल हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, फंडामेंटली इसका कुछ देखने का प्रयास किए थे और भी अभी फंडामेंटल इसका अवेलेबल नहीं हुआ है डाटा। जब जैसे ही डाटा अवेलेबल होगा और भी हम लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे। बट कंपनी अच्छी है और रेपुटेड कंपनी, करीब 20-25 साल से ऊपर की कंपनी है और परफॉर्म उम्मीद है कि आगे ये करेगी। अभी फ्यूचर 5 साल तो आराम से रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो ये उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। आप लोग आगे देखेंगे SRF, एक ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया कंपनी है और बड़ी भी कंपनी है। एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है जो आज इसको देखा गया कि इन मार्केट अचानक जो है ये क्रैश हो गई। आज 4% से ज़्यादा ये माइनस में आकर के आज ये बंद हुआ है 2509 रुपये पे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आज इसको डिटेल थोड़ा फंडामेंटल हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे कि कैसी कंपनी है। इसका यहाँ देखिएगा चार्ट पैटर्न, इसका काफ़ी खूबसूरत चार्ट पैटर्न है और ये करीब 2 साल से 2022 से लेकर के अभी 2 साल से ऊपर हो गए और एक ही रेंज में जो कंपनी है ये कंसोलिडेट हो रहा है। ये 2100 से ये 2700 का रेंज बना हुआ है, 2800 का रेंज बना हुआ है और इसी रेंज में ये जो है कई बार अप डाउन ये हो रहा है और इसी रेंज में ये बाउंड है और ये प्राइस करेक्शन कोई खास तो नहीं दे रहा है, 500 से 600 रुपये का दे रहा है। बट ये लंबे कंसोलिडेशन जोन में ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जो इससे रिलेटेड है, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो अभी कोई खास नहीं बन रही है सिचुएशन, इसी कारण ये कंपनी जो है इस जोन में ये कंसोलिडेट हो रही है। जैसे ही अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे और सिचुएशन सुधरता है तो ये कंपनी निश्चित तौर पे ये आउट परफॉर्म करेगी। कंपनी बहुत खूबसूरत कंपनी है। हम लोग आगे देखेंगे SRF, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 2617 रुपये यहाँ देखिए एक साल में 6% मात्र इन्वेस्टर को दिया है, कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं, 2 साल से ज़्यादा रिटर्न कुछ नहीं मिला है और इसका मार्केट कैप है 77,109 करोड़। मिड कैप टाइप की कंपनी यहाँ बता रहा है। इसका ओवरव्यू में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। SRF इज अ लीडिंग मल्टी बिजनेस एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग फिल्म्स में भी ये कंपनी है। विथ इट्स जर्नी स्टार्टिंग इन 1970, बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 50-60 साल से ऊपर की कंपनी है। 1970 की कंपनी है ये जो स्टार्ट हुई थी। SRF हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू एडजेस्टेंट बिजनेस विथ ईच प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंडेड ओवर टाइम। तो ये एक बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई ये है, एक कंपनी जो है सभी स्पेशलिटी केमिकल में, फ्लोरोकेमिकल्स में, पैकेजिंग फिल्म्स में और कई ये सेक्टर में ये जो कंपनी काम करती है। यानी अपने पोर्टफोलियो को जो है ये बहुत अच्छी तरह से डाइवर्ट करके रखी हुई है। यहाँ देखेंगे हम लोग सेक्टर का PE 26 और इसको PE है जो 63 मिला हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे SRF का, हम लोग देखेंगे ब्रेकअप हम लोग चेक करेंगे। केमिकल एंड पॉलीमर्स में इसका 42% रेवेन्यू आता है, पैकेजिंग फिल्म्स में इसका 38%, टेक्निकल टेक्सटाइल में 15% और अदर में 3%। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई करके रखा है ये अपना बिजनेस को। अब इसका प्रेजेंस हम लोग देखेंगे, प्रेजेंस में देखेंगे इंडिया में 45%, USA में 10%, बेल्जियम में है 5%, स्विट्ज़रलैंड में 5%, साउथ अफ्रीका में 4%। तो ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपना प्रेजेंस रखती है और इन कंपनियों में अपना ये बिजनेस देती है, जो प्रोडक्शन जो होता है एक्सपोर्ट करती है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। आगे देखेंगे हम लोग इसका ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग। सेल्स 12,434 करोड़ मार्च 2022 में, 14,870 करोड़ मार्च 2023 में, 13,139 करोड़ मार्च 2024 में। तो इसका यहाँ सेल्स देखिए गिरा है, यहाँ सेल्स बढ़ा है और यहाँ सेल्स इसका ईयर ऑन ईयर गिरा है। यही सब कारण है कि कंपनी जो है आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही है और ये एक ही जोन में ये कंसोलिडेट हो रही है। और ये
सिचुएशन बना हुआ है सारी कंपनियों में। लगभग जितने भी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं वो लगभग कंपनियां इसी तरह की परफॉर्म कर रही है। इसका प्रॉफिट देखेंगे 2022 में 1889 करोड़, यहाँ तो इसका शो नहीं हो रहा है, और यहाँ 1336 करोड़। तो यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट भी गिरा है। और कर्जा देखेंगे 3539 करोड़, 4354 करोड़, और यहाँ 4920 करोड़। तो कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है, बट ये प्रॉफिटेबल कंपनी है तो ये कर्जा भी मैनेजेबल है। कर्जा एक अच्छी खासी तरीके से कंपनी इसको मैनेज करती है। आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वार्टरली परफॉर्मेंस। क्वार्टरली में हम लोग देखेंगे जून 2023 में 3338 करोड़, और जून 2024 में 3464 करोड़। तो सेल्स तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब प्रॉफिट देखेंगे 359 करोड़ और यहाँ 252 करोड़। तो प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट है, यही कारण है कि ये परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है। मार्च क्वार्टर में ये 3570 करोड़ सेल्स था इसका, और 422 करोड़ इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। कंपनी अच्छी है। अब आगे हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेंगे। मार्च 24 में 50, सेम यहाँ 50, और यहाँ देखेंगे एफआई का होल्डिंग घटा है 19 से 18%, यहाँ डीआई का होल्डिंग 14 से 15% यहाँ बढ़ा है, यहाँ रिटेलर्स का 9 से 8 करीब 9% बराबर ही लगभग है, और यहाँ अदर रिटेलर्स में भी करीब अपना बराबर ही ये लोग स्टेक रखे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छी है। और हम लोग आगे देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित हम लोग देखेंगे। ये एक नई आईपीओ है जो ये लॉन्च करने वाली है। इसका डेट भी हम लोग देखेंगे कितनी तारीख को ये स्टार्ट हो गई आईपीओ के लिए, और कितने तारीख को एंड हो गया, और कब ये लिस्टेड होगा। इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट अ स्पेशल कोटा इफ़ यू होल्ड बजाज फाइनेंस शेयर। तो बजाज फाइनेंस ये जो बजाज फाइनेंस जो कंपनी है और बजाज फिनसर्व, उसका ये जो है एक सब्सिडरी कंपनी है, और वो एक होल्डिंग कंपनी है इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं बजाज फाइनेंस के और बजाज फिनसर्व के, उनके लिए कुछ कोटा निर्धारित रहेंगे, और इसमें अपना आईपीओ अप्लाई करेंगे तो उनको एक कोटा मिलेगा, जो उम्मीद है कि उसमें उनको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल सकता है। तो हम लोग देखेंगे इसको आगे कि ये कंपनी कैसा है समझने का प्रयास करेंगे, और एक कंपनी ये क्यों अपने आईपीओ को लिस्टेड कराना चाह रही है उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और हम लोग को कैसा रिटर्न मिलेगा लिस्टिंग पे, और आगे कैसा कंपनी परफॉर्म करेगी वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे द इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस is among the most awaited issue this year, coming from the Bajaj Group, which already boasts of marquee listed players like Bajaj Finance, Bajaj Auto on the street। जैसा कि हम लोग अभी देखें, आगे देखेंगे इन द आईपीओ अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर रिजर्वेशन ऑफ रिटेलर्स के लिए रेगुलर जो रिजर्वेशन होता है उस तरह से रहेगा। इंस्टीट्यूशनल्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर, बजाज हाउसिंग हैज रिजर्व स्पेशल शेयर होल्डर कोटा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रहेगा आईपीओ में जो अलॉटमेंट जो होगा उसमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेशल कोटा निर्धारित रहेंगे। द कंपनी इज सेट टू लॉन्च इट्स 6560 करोड़ आईपीओ ऑन सितंबर 9। तो ये 9 तारीख से स्टार्ट होगा, और ये रहेगा कितने का, 6560 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। अंडर द शेयर होल्डर रिजर्वेशन द कंपनी हैज रिजर्व शेयर अप ₹500 करोड़। कंपनी ये जो 500 करोड़ जो है रिजर्व है, इन्वेस्टर हु होल्ड शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस एंड और बजाज फिनसर्व एज ऑफ फाइलिंग द आरएसपी कैन बीट द आईपीओ अंडर द कैटेगरी। तो इनके लिए 500 करोड़ रुपए का ये रिजर्व है, जो शेयर होल्डर्स जो हैं बजाज फाइनेंस के, बजाज फिनसर्व के, उनको ये रिजर्व में रहेंगे और उनको ये अलॉटमेंट मिलेगा। आगे हम लोग देख लेंगे द आईपीओ विल फेच कंपनी अराउंड ₹6560 करोड़ विच इंक्लूडिंग ऑन ओएफएस ये है कंपनी अपना शेयर बेच रही है। ये कंपनी बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस है, ये 6500 करोड़ की ओएफएस है। 3000 करोड़ बाई बजाज फाइनेंस, 3000 बजाज फाइनेंस का है। द कंपनी विल बी वैल्यूएड अमाउंट 58,297 करोड़। तो एक बड़ी साइज की कंपनी रहेगी। एट द अपर एंड द प्राइस बैंड ₹70 पर शेयर। तो इसका प्राइस बैंड ₹70, अपर बैंड इसका ₹70 रहेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। ₹70 की आईपीओ ये रहेगा। द शेयर विच हैव बीन इन हाई डिमांड इन द ग्रे मार्केट एवर सिंस द आईपीओ वाज अनाउंस आर ट्रेडिंग विद प्रीमियम ओवर 70%। तो आज के डेट में
जो है 9 सितंबर को ये कंपनी अपना IPO स्टार्ट करेगी और इसका अभी ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है ये 70%, यानी अगर आज के डेट में ये कंपनी लिस्टेड होती तो इसको 70% पहले दिन ही इसको इन्वेस्टर को रिटर्न मिल जाते। एनालिसिस आर ऑप्टिमाइज दैट सिग्निफिकेंट वैल्यू वुड गेट एडेड ओवर नेक्स्ट 12 to 15 months at 25 to 30% AUM earning growth and 14 to 15% ROE likely in the next couples years। अब हम लोग देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस तारीख को क्या क्या इसका डेट है। तो यहाँ देखेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका लिस्टिंग कोड रहेगा, ये देख लीजिए, और मिनिमम क्वांटिटी 214 मिलेगी। ये अपर बैंड जो है इसी का बात किया जा रहा है, 66 और 70। तो 66 और 70 जब भी IPO हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग 66 रुपये नहीं करना होता है, ये जो अपर बैंड लिमिट जो है 70 रुपये उस पर करना होता है। आगे देखेंगे हम लोग डेट 9 सितंबर टू 11 सितंबर, तो इसका ये 9 से 11 इसका डेट है। आगे हम लोग देख लेंगे इशू साइज, यहाँ देखेंगे, देख लीजिए इशू साइज 214 लॉट है, 214 का लॉट है ये। IPO स्टेटस देखेंगे, ऑफर स्टार्ट 9/9/2014, 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और इंड होगा 11/9/2024। यहाँ 9/9/2024 को स्टार्ट होगा, 11/9 को ये इंड होगा, और ये जो 12/9 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिनको अलॉट होगा उनको मिल जाएगा, और जिनको अलॉट नहीं होगा उनको पैसा रिफंड हो जाएगा 13/9/2024 को। हम लोग आगे देख लेंगे इसका, 13/9/24 को ये पैसा रिफंड कर देंगे। जिनको ये अलॉट नहीं होगी IPO, उनका पैसा 13/9 को रिफंड हो जाएगा, और डीमेट में ट्रांसफ़र जो है शेयर जिनको अलॉट होगा वो 13/9 को ही उनको चला जाएगा, और लिस्टिंग कंपनी होगी 16/9/2024 को, और मैंडेट इंड 2024 को होगा 26/9/2024 को। यानी जिनका पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा तो लास्ट मैंडेट है ये 26 तक, ये निश्चित रूप से ये रिफंड हो जाएगा पैसा। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना ही आज, और यदि पसंद वीडियो आता हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक तो ज़रूर करें, इससे क्या होता है कि हमारा जो है हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का थोड़ा इच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों।